अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम है वो जारी है। नस्ल कुशी मुसलसल की जा रही है। 24 घंटे के दौरान 320 मकामात पर शदीद किस्म की बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। गज़ा में हस्पतालों की सूरत हाल इस वक्त नहायत अबतर बताई जा रही है। ग़िज़ा की जो है शदीद किल्लत है। इसके अलावा जो बिजली है वो 14 रोज़ से मुकम्मल तौर पर बंद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो है वो अहम बयान भी जारी किया गया है। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। एक अहम मुलाकात भी की है आर्मी चीफ ने, जो कि फ़लस्तीन के सफ़ीर हैं अहमद जवाद, उनके साथ ये मुलाकात हुई है। नाज़रीन, एक तरफ इस मामले पर जो कंडेम किए जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अमीर कतर की जानिब से इस पर इसराइल को शदीद कंडेम किया गया है, जबकि जो बराक ओबामा है वो भी फ़लस्तीनियों के हक़ में अब बोल पड़े हैं और कहा है कि गज़ा में इसराइली हमले तवील मुद्दती नताइज का बायस हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक भी किसी तरफ इशारा कर रहा है, क्या इशारा है इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस केस की जो अपीलें हैं उसमें जो ज़मानत का सिलसिला है वो 26 अक्टूबर तक उसमें तौसीह दे दी गई है नवाज़ शरीफ साहब को अदालत की तरफ से। और इस पर बात करेंगे कि नैब ने आज जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो क्या कह रहे हैं जो है वो हम बात करेंगे, बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उस्मा? मैं ठीक हूँ बुखारी साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। दिल बहुत दुखी है, तबीयत में गुस्सा भी बहुत है। इजहार के रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, इसलिए कि हम जो कुछ बोलते हैं वो बहुत मोहतात तरीके से हमें कहना पड़ता है। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि आपके जज्बात आपके काबू में फिर नहीं रहते हैं। नेतन्याहू साहब जिस तरह की नस्ल कुशी की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं और जिस इंतहाई ढिठाई से पूरी मगरबी दुनिया उनका साथ दे रही है और बार बार उन्हें अपनी इमदाद दिफाई, सियासी, माली का यकीन दिला रही है, वो इस मुजरमाना फेल में बराबर के शरीक हैं। इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें अगर तो मगरबी दुनिया का रोना तो अपनी जगह है, लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है, मुझे तो कभी खैर पहले भी दिखाई नहीं दी, लेकिन इस वक्त तो वो बिल्कुल रूपोश है। खामोश नहीं, रूपोश है। चंद बयानात दे देने से इजराइल की सैगुनी जो पॉलिसीज़ हैं उनका सामना, उनका दिफा नहीं किया जा सकता। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। हाल ये है कि अमेरिका ने अभी एक माली इमदाद का पैकेज जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें इतनी रकम रखी गई है कि हमारे सी पैक की अगर टोटल जो उसकी यानी कॉस्ट है उसको अगर निकाल लें तो आपको पीनट नज़र आएगी। यानी यूक्रेन के लिए और इजराइल के लिए माली इमदाद तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ अब तक दिफाई इमदाद उसको पहुंच चुकी है, जिस तरीके से वहाँ उस पूरे ख़ित्ते के अंदर अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जो हैं वो तैनात कर दिए हैं, जिस रफ्तार से जहाज़ों के ज़रिए असला, टैंक और बिख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचाई जा रही हैं, अभी वसूख से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अमेरिका ने एक दिन ब्लीड करना ज़रूर है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। देखिए, वो एक स्लोगन था, हमारे यहाँ तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर गली से भुट्टो निकलेगा। इसी तरीके से तुम कितने फ़लस्तीनी मारोगे नेतन्याहू, दुनिया के हर कोने से फ़लस्तीनी निकलेगा। और ये पहले भी दुनिया देख चुकी है। 75 साल से इसराइल की सक्सेसिव रजीम्स फ़लस्तीन की नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा रही हैं। तो क्या हो गई नस्ल कुशी? हर उस सानहे का बदला लेने के लिए एक नई जनरेशन ने जन्म लिया है। बात आप कहीं से भी शुरू कर लें, साबरा शतीला के कैंपों से शुरू कर लें, या गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है मगरबी किनारे पर, उस सब कुछ को अगर आप अपने सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की तमाम तर कुव्वत, तमाम तक मिलिट्री माइट, ये भी फ़लस्तीनियों को ख़त्म नहीं कर सकी और ना ही ऐसा होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम उम्मा का रोना तो हमने रो लिया है, ज़रा थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखते हैं। हमारे यहाँ भी फ़ॉरेन ऑफिस ने सवाए उन रस्मी बयानात के जिस तरह हम कश्मीर के हवाले से ये कहते हैं हम कश्मीरियों की इखलाकी और सियासी मदद जारी रखेंगे, पीरियड। दिस इज़ नो मदद। एनीवे, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन
फ़लस्तीनियों के हवाले से भी वही मुजरमाना रवैया है जिसकी वजह से न कश्मीर में रियासती जबर और रियासती दहशतगर्दी ख़त्म हो सकी है और ना ही फ़लस्तीन में नस्ल कशी की इस पॉलिसी को बंद बांधा जा सका है। बुखारी साहब, वैसे भी मुल्कों के लेवल पर जब बात होती है तो फिर सिफारती जो ज़राए होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने अमीर कतर का जिक्र किया, यकीनी तौर पे वो कम से कम दूसरों के मुकाबले में तो बेहतर गोया हुए हैं, बेहतर गुफ्तगू उन्होंने की है। मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पर सलाम पेश करता हूँ कि कम से कम किसी ने मुंह तो खोला है, वो मुजरमाना खामोशी तो ख़त्म हुई है ना। वो ये कहते हैं कि अमेरिका को इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। ये हैवी जुमला है, लोडेड जुमला है। फिर वो कहते हैं कि 2 रियासती हल के बगैर फ़लस्तीन में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आप देखें, कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। आप इखलाकी सियासी मद की बात नहीं कर रहे, आप स्पेसिफिक्स पर बात कर रहे हैं। दुनिया फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल के कब्ज़े को नज़रअंदाज करने के बाद अब कत्ले आम पर भी खामोश है। और जो 2 बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं वो है, और वो नंगी जहरियत का मुजाहरा करते हुए गज़ा पर वहशियाना बमबारी करते इसराइल को देखकर सब चुप हैं। इसराइली जहरियत पर हम खामोश नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक छुपी हुई वार्निंग भी है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अगर आप मुझे स्पेसिफिक्स पर बात करने की इजाज़त देंगी तो मिस्र का किरदार इस पूरे सनह में बहुत ही मुजरमाना है। आपको पता है कि गज़ा, जिसको मगरबी दुनिया खुद तस्लीम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, यानी महसूर है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, एक कोना खुला है जिसको रफ़ा की पट्टी कहते हैं हम, और वो बॉर्डर है इजिप्ट का। इस ससी साहब जिनको लाया गया अमेरिका की खुशनुदी और उनकी इमदाद के साथ, अगर आज वहाँ किसी ढंग के मुसलमान पार्टी की हुकूमत होती, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप समझ रही हैं, अगर मुर्सी आज ज़िंदा होते तो मेरे ख़्याल से ये मुजरमाना खामोशी इख्तियार ना करते वो किसी भी सूरत। ये रफ़ा की पट्टी खोलने के लिए भी उन्हें इजराइल की इजाज़त चाहिए कि कितने ट्रक गिनती के अंदर जाने हैं और किसने दाखिल होना है, किसने खारिज होना है। ये है कसम पुरसी का हाल उस खित्ते के अहम तरीन मुल्क का जो अपने आप को मुसलमान होने का कहते हैं। हालांकि बुखारी साहब, जो एड होती है, जो इमदाद पहुंचाई जाती है ख़ासतौर पर जंग की हालत में, वो तो ह्यूमन ग्राउंड्स पे प्रोवाइड की जाती है। जी देखिए, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे ख्याल से इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं होती हैं। हम अपने आर्मी चीफ साहब की बात कर लेते हैं जिनकी मुलाकात हुई है फ़लस्तीनी एम्बेसडर के साथ। देखिए, उन्होंने कहा कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का अक्कास है। फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी है। वार्निंग इसमें भी इम्प्लाइड है। ये हो गया जी। मेरा ख्याल से साथ साथ चलते चलते जिक्र हो जाए थोड़ा सा, शहबाज शरीफ साहब भी इस पर बोले हैं आज। वैसे तो मुझे खुशी है कि नवाज़ शरीफ ने अपने जलसा आम के अंदर फ़लस्तीन का परचम भी लहरवाया और ख़ुद उसको पकड़ के बात भी की, अच्छी बात है। हम इतनी आंखें बंद कर लेंगे, अगर हम इतने बेहिस हो जाएंगे कि हम उसका तज़किरा भी ना करें अपनी बातों में। आप मेरा इशारा समझ रही हैं मैंने ये क्यों कहा है? क्योंकि वो जो बहुत बड़े रियासत मदीना के दाई थे, कोई लफ्ज़ सुना आपने उनसे, उनकी पार्टी की तरफ से किसी के मुँह से? तो फिर मौलाना फजल रहमान ठीक कहते हैं ना कि यहाँ पर लोग यहूदी एजेंडा लेके आए थे जो उनकी इतनी बड़ी नंगी जाहरियत और नंगी बर्बरियत के ऊपर अब खामोशी वो तो बेचारे जेल में बैठे हैं जी। वो जेल में बैठ के वो बाकी सारी बातें तो बाहर आ रही हैं ना। ये बयान तो नहीं आया कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं बड़ा कंसर्न हूँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, शहबाज शरीफ ने यह कहा कि जनाब गज़ा जो है वो दूसरी करबला बन गया है। उस एतबार से तो खैर इसकी मुमासलत नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ भी लोगों पर पानी और खुराक की पाबंदी है और ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं। तो आप सूरत हाल की इक्वेशन जो है वो ख़ुद तय कर सकते हैं। अब आइए जी, ओबामा साहब अपने दौर में जब वो सदर थे तो वो भी कोई बहुत मेहरबान फ़लस्तीनियों पर नहीं रहे, उन्होंने भी इसराइल का उसी तरह साथ दिया। लेकिन ये नंगी जहरियत देख के मेरे ख्याल से उनके सब्र का पैमाना भी टूट गया है और वो भी बोल पड़े हैं। वो ये कहते हैं कि गज़ा में पानी और खाना बंद करने से इसराइल की बैनुल अक़वामी हमायत भी कमज़ोर पड़ जाएगी। इट्स ए वार्निंग। दूसरी बात उन्होंने कही कि गज़ा में इसराइली हमले तवील मुद्दती नताइज का बायस बन सकते हैं, जिसका हवाला आपने अपने इंट्रो में भी दिया था। इंसानी जानों की कीमतों को नज़रअंदाज करने की इसराइल फ़ौज की हिकमत अमली इन्हें उल्टा जवाब दे सकती है। ये तीनों जुमले उनके जो हैं दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए वार्निंग। लेकिन मेरा ख्याल है इससे आगे बढ़ते हैं।
कांग्रेस जो एक बहुत मजबूत यानी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का अदारा है, उसके अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, बाइडन साहब आप के ज़ईफ़ होने को मैं मद्देनज़र रखे हुए हूँ क्योंकि आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता बाज़ औक़ात, लेकिन आप जिस तरीके से फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ क्रूडली नेतन्याहू की इमदाद कर रहे हैं, खुदा तो आपसे हिसाब लेगा ही लेगा, लेकिन अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मैं वसूख से कह सकता हूँ। उसी तरफ बराक ओबामा ने इशारा किया ना। मैं अर्ज़ करूँ थोड़ा सा, हम इल्हान उमर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस के रुकन हैं, वो कहते हैं कि अब आपकी इंसानियत कहाँ गई, खातून जी, वो अब आपकी इंसानियत कहाँ गई। गज़ा पर के मामले पर अमेरिकी रुकन का दूसरा बयान यह है कि आप कैसे एक ही जानब का जुल्म देखकर उसे गलत कह सकते हैं। ये इशारा उस तरफ है कि जो सिर्फ कहते हैं ना कि जी हमास ने ज़्यादती की अटैक करके। हमास ने तो अब ज़्यादती की ना, आप तो पिछले 75 साल से हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते घंटे से ज़्यादती कर रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देते, आप वहाँ पर मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा नहीं करने देते, आप मस्जिद अक्सा में फ़ौजी घुसेड़ देते हैं बूटों समेत। ये सब कुछ भी तो आप कर रहे हैं ना, और मुसलसल एक तसलसल के साथ पिछले 75 साल से कर रहे हैं। दूसरा वो ये कहती हैं कि आप कैसे लाशों को ढेर देख कर अपनी दोस्तियाँ बरकरार रख सकते हैं। ये इशारा भी अमेरिका और इसराइल की उस रवायती दोस्ती की तरफ है। इसराइल ने ये जो बहुत हैवी जो स्टेटमेंट है उनका वो ये है, इसराइल ने हालिया 10 दिनों में गज़ा पर इतनी बमबारी की है जितनी अमेरिका ने पूरे 1 साल में अफ़गानिस्तान पर की थी। अब मैं गुफ्तगू का रुख मोड़ता हूँ और मैं वार्निंग दे रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट। अमेरिका बहादुर, आपको याद होगा आप वियतनाम में गए थे, आपकी सरजमीन नहीं थी, आपके साथ ना उनका बॉर्डर मिलता था ना आपके साथ उनकी कौमियत मिलती थी। 18 साल आपने वो जंग लड़ी और बिलाखिर आपके जर्नैल, आपके ब्रिगेडियर्स, आपके मेजर जनरल चड्डियों में वहाँ से अपनी जूतियाँ और पेंटें फेंक के हेलीकॉप्टरों के साथ लटक लटक के वहाँ से निकले थे। ये तारीख़ का हिस्सा है, वीडियोज़ मौजूद हैं, इसके ऊपर फिल्में बनना तो छोड़ देना, एक्चुअल वीडियोज़ मौजूद हैं। उसके बाद आपने दूसरी गलती की, फिर आप चले गए, घुस गए जॉर्जिया में जाके। जॉर्जिया में जो जूत आपको रूस से पड़े, आपको वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद आप आके इराक़ में आपके साथ जो सलूक हुआ वो आज भी वहाँ पर लोग गवाही दे रहे हैं। उसके बाद आप आ घुसे अफ़गानिस्तान में, वहाँ आपके साथ क्या हाल हुआ। 20 बरस तक आपने वो जंग लड़ी है वहाँ, आपने नहीं सिर्फ पूरी नेटो ने। हुआ क्या, आज वहाँ पर जो मुजाहिदीन की हुकूमत जो यानी तालिबान की हुकूमत जो है वो कायम है, और आपको वहाँ से दुम दबा के जिस तरह भागना पड़ा है वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। सीखिए इन तजर्बों से, अगर आप इनसे नहीं सीखेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। आगे आ जाइए जनाब। अब आगे चलते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं हम ये कि वर्ल्ड बैंक का आपने तस्करा कर दिया कि वो भी अब इशारे कर रहे हैं। देखिए ना, एक ख़ास हद तक आप खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, वरना आपको सच बात जो है वो बिलाखिर कहनी पड़ेगी। दूसरी बात जो और इस हवाले से करनी है वो ये है कि आज भी मेरे ख़्याल से देर तो बहुत हो गई है, गज़ा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये जो नस्ल ख़त्म करने की पॉलिसी है, ये कोशिशें आज से नहीं हो रही, 75 साल से हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा ये कोई कामयाबी नहीं हुई और ना होगी। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर नेतन्याहू के बस में हो तो वो यकीनन दुनिया से फ़लस्तीनियों का निशान भी मिटा देंगे। लेकिन इसमें तो बड़े बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स को, इसमें तो हिटलर को कामयाबी नहीं हुई थी, बाकी तो छोड़ दें। इसमें तो मुसोलिनी कामयाब नहीं हुआ था, और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। आज तो अमेरिका के बाद जो बरतानिया है वो भी इसराइल की हिमायत में आ गया है कि वो जो अस्पताल पर हमला हुआ था वो हमास की तरफ से किया गया। मैंने ये रोना तो नाम ले लेके मालिक का अदा कर दिया था। जब मैं मगरबी दुनिया कहता हूँ तो ये उसमें सारे आते हैं, कनाडा भी है उसमें। लेकिन इतना बड़ा अहमक समझते हैं वो दुनिया को कि गज़ा से ही चलने वाला एक रॉकेट गज़ा ही में गिर गया और उसने बर्बादी मचा दी। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, रॉकेट इतनी मैसिव तबाही नहीं मचाता कि 500 अफराद जो हैं वो जान से जाएं और पूरा वो इलाका जो है वो ज़मीन बोस हो जाए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसी कैसी कहानियाँ घड़ रहे हैं। आज इस डीप फेक दुनिया में अगर अमेरिका का या इसराइल का ख्याल यह है कि उनके ऐब छुप जाएंगे, उनके ये मुजरमाना
एक्शन जो हैं ये लोगों की नज़रों से यानी गायब रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने किए का हिसाब देना है। मैं ज़िम्मेदारी से आज ये कह रहा हूँ, आज शायद इसराइल में फ़तेह के जश्न मनाए जा रहे हों, आज शायद अमेरिका खुश हो कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन एक दिन उन्होंने इसकी सज़ा भुगतनी है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ पूरी मगरबी दुनिया से कि अगर आपके दिल में इतना दर्द है तो इसराइल से फ़लस्तीनियों को अपने अपने इलाकों में बसा लें ना, फिर आप ले जाके। अगर आप इंसानियत के मामे बने हुए हैं, अगर आप इंसानी हुकूक के चैम्पियन बने हुए हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि अगर ये लोग वहाँ जाके बसेंगे तो इसराइल इनको वहाँ भी फॉलो करेगा, वहाँ भी उनको तबाह करने की कोशिश करेगा। सो कोई भी अपने घर को आग लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन का जलता हुआ घर देख के सारे चुप हैं। मुझे बहुत ज़िम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक उन मुस्लिम ममालिक में और इन मगरबी ममालिक में कोई फ़र्क नहीं है जो इस बर्बरियत को देख के मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो बुखारी साहब, ये जो आलमी बैंक ने कहा है कि ये आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बड़ा धचका है और ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हैं, तो क्या ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, पूरी दुनिया जो है वो इस पर गौर कर रही है या नहीं? देखिए, जो जितना बारूद और असला इस्तेमाल हो रहा है फ़लस्तीन में, ये फ्री में तो नहीं आता ना। वो ठीक बात है कि अमेरिका जो है वो अपनी इंडस्ट्री को जारी रखने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं तजर्बा गाहें खोलता रहता है, लेकिन इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि रिसोर्सेज की तबाही हो रही है, इसके ऊपर सरमाया खर्च हो रहा है। इससे उन खित्तों में जो इसकी लपेट में आएंगे वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी रुक जाएगी। इंसानियत जो है वो अपने सारे वसाइल को अगर जंगों में झोंक देगी तो दुनिया के लिए ये वार्निंग जो है वर्ल्ड बैंक की ये मानी रखती है। तो बुखारी साहब, फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि गज़ा इस वक्त जो है तकरीबन 50% जो है वो तबाह हो चुका है? देखिए, ये दो बातें तय हैं। एक तो हम प्रोग्राम में बात की थी और दोबारा दोहरा रहे हैं, ठीक है वो खंडर बन गया है, ठीक है वो बीमारी ने बर्बादी कर दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसराइली अब तक वहाँ घुसे क्यों नहीं? टैंक खड़े हैं ना बाहर, फौजी 4 लाख खड़े हैं ना बाहर, घुसते क्यों नहीं है? इसलिए कि उन्हें पता है कि अर्बन एरियाज में 2 दिन पहले गए गुरिल्ला वार है, मार के भगा दिया, जो हाल हुआ उनका, जिस तरह से वो भागे वो आपके सामने है। ये मरहला अभी आना है और इसराइल ने सबक भी इसी मरहले से सीखना है। ये आग फिर गज़ा तक महदूद नहीं रहेगी, ये आग फैलेगी और शिद्दत से फैलेगी, पूरी दुनिया तक भी फैल सकती है। आज नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर किया और एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट वापस ले लिए हैं, जबकि एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की बहाली के लिए दरख्वास्तें दायर की गई थी, उस पर भी 2 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की है, जिसके बाद नैब को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जो हिफाजती ज़मानत है उसमें तौसी भी 2 रोज़ के लिए बढ़ा दी गई है। बुखारी साहब, एक तो वो वक्त था जब रेफरेंस बाद में बना करते थे और गिरफ्तारियां पहले हो जाया करती थी, एक वो वक्त था जब नवाज शरीफ का पर जिस तरह से केसेस बन रहे थे और जिस तरह से ट्रायल हो रहा था उनका, और एक आज नैब का रवैया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अहम गुफ्तगू है जिसमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, इसलिए कि मामला जात अदालतों के सामने है, लेकिन कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो बिल्कुल नज़रों से पोशीदा नहीं हैं उनके ऊपर अब बात करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि एक तो अदलिया का माहौल बदल चुका है, अदलिया की क़यादत बदल चुकी है, वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। अगर आपको याद हो तो पंजाबी ज़बान में एक प्रोवर्बियल सेइंग है कि वकील रहने दो तो जज कर लो। तो वो इमरान खान साहब ने जो जज किए हुए थे, वो चाहे साकिब निसार थे, वो चाहे आसिफ सईद खोसा थे, वो चाहे गुलजार साहब थे, चाहे वो बदियाल साहब थे, वो बाकायदा उनका मुकदमा लड़ते थे, मुकदमा सुनते नहीं थे। वो वकीलों की तो ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी उनको, वो ख़ुद से लुकमे भी देते थे और बाकायदा आर्ग्यू करते थे उनके लिए। ये दौर भी हमने देखा। खुदा का शुक्र है कि अब अदलिया में सैनिटी प्रिवेल्स, अब सूरत हाल उतनी गंभीर नहीं है जितनी हमने देखी है। दूसरा एक तासुर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से भी दिया जा रहा है कि जी देखा वो लेके आए हैं तो देखे किस तरह जल्दी जल्दी रिलीफ मिल रहा है। तो उनको थोड़ी सी तारीख अपने सामने रखनी चाहिए। ये वही मुकदमे हैं ना जिनमें 125 पेशियाँ भुगत चुके हैं नवाज शरीफ साहब इसी जज के सामने अपनी बेटी के साथ। ये हकायक हैं या नहीं है? तो इसलिए ये नथिंग इज़ कमिंग एज ए फ्री लंच, ये होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि यानी जो बात मैं ख़ास तौर से करना चाहता हूँ वो ये है कि ये भी कहा गया कि जनाब ये भगौड़ा था। ये भगौड़ा कहते हैं किसको हैं? भगौड़ा वो होता है जो कानून से बच के रूपोश हो जाए, चुपके से कहीं निकल जाए।
ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। बाकायदा अदालत की तरफ से भी एक बॉन्ड के तहत उनको इजाज़त दी गई थी। उस वक्त के मुल्क के वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को ये बावर कराया कि ये शख्स मरने के बिल्कुल करीब है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इसमें वो तो हर 2 घंटे के बाद एक हेल्थ बुलेटिन जारी करती थी ना, अगर आपको याद हो तो। फिर इमरान खान साहब ने भी ये बयान अल्लाह वास्ते चैरिटी में नहीं दिया था, उन्होंने अपने फैसल सुल्तान साहब को भेजा, उन्होंने उनके तमाम टेस्ट को रीटेस्ट करवाया और अल्टीमेटली उन्होंने तो भगौड़ा तो उसको कहते हैं जो कानून को हुडविंग करके, कानून को वायलेट करके गया हो। तो मेरे ख्याल से भगौड़े का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं। मैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो 4 साल तक वापस क्यों नहीं आए, वो जाने, उनके डॉक्टर जाने और अदालत जाने, ये उनको उनसे हिसाब लेना है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये केसेस बने किस तरह थे, अभी आपने उसकी तरफ हल्का सा इशारा किया। अगर मैं उसकी तफसील में जाऊँ तो पूरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। जिस तरीके से JITs बनी, जिस तरीके से निगरान जज मुकर्रर हुए, उन मुकदमों के बनने के ऊपर भी उस वक्त के लोगों ने, मैं आप एक ख़ास मिसाल आपको दे देता हूँ कि जब पनामा का केस जो है उसको अकामा बना के फ़ैसला लिखा गया तो अली अहमद कुर्द साहब हैं कोयटा के, बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा था मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये फ़ैसला लिखा है। यानी ये इतना बड़ा छुपा हुआ तंज था इसके अंदर जिसको साहिब अकल लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि एक और तासुर जो साथ साथ दिया जा रहा है वो ये कि जी देखिए फ़ौज लेके आई है इनको, अंडरस्टैंडिंग के साथ आ गया। अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं इसको पार्शली मान लेता हूँ, लेकिन मुझे इसकी वजाहत करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इमरान को कौन लेके आया था? फ़ौज लेके आई थी। इमरान को फ़ौज ने नहीं निकाला, वो अपनी हरकत से गया है। वो अगर साइफर ना रहते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो वो कहीं नहीं जा रहे थे। तो वो अपनी दुश्मनी उन्होंने खुद की है। दूसरी बात यह है कि इसको नवाज़ को क्यों लाया जा रहा है? फ़र्ज़ कीजिए हम मान लेते हैं कि जी हाँ जी उनको लाया जा रहा है, इसलिए कि इट्स ए सिचुएशन वेयर इज़ नो अदर ऑप्शन। किसी ने तो डिलीवर करना है ना। दुनिया में अब फ़ौजी हुकूमतें प्रवेल भी नहीं करती हैं और उनकी पजीराई भी नहीं होती है। लिहाजा किसी न किसी पॉलिटिकल फसाद की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ भी जो सक्सेसिव डिक्टेटर्स रहे उनको अल्टीमेटली अपने गिर्द एक सियासी हिसार बनाना पड़ा। लिहाजा पॉलिटिशियन के अलावा तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ इन ऑल हिज 3 टर्म्स हैड बीन एन एक्सेप्टेबल पर्सन इन द वर्ल्ड। दूसरा ये कि ग्राउंड के ऊपर उनके दौर के मंसूबे और जो लैंडमार्क्स हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। लोड शेडिंग, वो मैं उनके पार्टी के वकील की तरह बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये वो रियलिटीज़ हैं जो हमारी आंखों ने, जिस पर आज वो अपना नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं कि कारकर्दगी हमारी 2013 से 2018 तक जो रही। जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस बात पर मोतरज़ है वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के 2 जो रहनुमा हैं उनके बयान हमारे सामने हैं। तो बुखारी साहब किसी हद तक वो भी तो ठीक कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर वही सूरत हाल है। देखें ना, अगर आप बलूचिस्तान की हुकूमत किसी के लिए तोड़ दें तो आप ठीक हैं। आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में उस वक्त की अशराफिया या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का साथ दें तो वो ठीक है, और कोई दूसरा वो करे तो वो इकदाम गलत हैं। वैसे भी जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह ऐसा कहा जाता है, तो मुफाहमत किससे मुफाहमत है? हाँ नहीं, वो जाहिर है, वो आपको पता ही है जिससे मुफाहमत थी। लेकिन फिर भी हम अपने बयान में इनके बयान का तज़किरा ना करें तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी। पूरे तो हम नहीं दोहरा सकते, लेकिन 2-2, 4-4 जुमले जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तलिफ के फ़ैसले अगर ऐसे ही होने हैं तो अदालतों को ताले लगा दें। ये है पीपल्स पार्टी, और उनके जो हसन मुर्तज़ा हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ को लाडला प्लस बल्कि इमरान प्लस बनने की मुबारकबाद देते हैं। तो बुखारी साहब, यानी कि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबले आ चुकी है नून लीग के, और इनमें से एक तो अवाम को तो चूज़ करना है ना, तो इनमें से आप क्या समझते हैं कि कौन ठीक कह रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग रवायती हरीफ है। उन्होंने कोई भी इलेक्शन जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद के तहत नहीं लड़ा है। पंजाब में तो बहुत ख़ास तौर से, यानी जो युद्ध पड़ता है जिसको कहते हैं, वो हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहा है, सिवाय 2018 के इलेक्शन में, जबकि युद्ध तो था उन्हीं के बीच में, लेकिन उनके वोट को कम करने का, जिसको कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चुरा लिया गया, उसके तहत पीटीआई को जितवाया गया। ये भी अब बात कोई राज नहीं है। जो उसके करैक्टर थे वो सारे ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे चुके हुए हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी और नून लीग का आमना सामना तो रहेगा, और इस इलेक्शन में ये और ज़्यादा शदीद होगा। कुछ मकामात यानी इलाके ऐसे हैं, खित्ते ऐसे हैं पाकिस्तान के, जिन पर पीपल्स पार्टी को यानी असर रसूख उसका जो है वो बहुत ज़्यादा, सिंध उनका है,
पिछले 20-25 सालों से सिंध उनका है। इसी तरीके से उनका दावा है पीपल्स पार्टी का कि जो सदर्न पंजाब है, जनूबी सूबा जिसको हम कहते हैं, उस इलाके में भी उनकी पजीराई बहुत है। फिर बलूचिस्तान में हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने ही सीटें ली हैं, जोड़ तोड़ में स्पेशली। और यही हाल जो है केपीके में तो बुखारी साहब जी, जो नवाज शरीफ को इस वक्त लाडला कहा जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि अवाम में भी तो एक तासुर मौजूद होगा ना, आगे इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो जो अवाम का ये तासुर है कि वो लाडले बन के आए हैं, या आप देखिए अवाम सारी का ये तासुर नहीं है, ये उनके जो मुखालिफ हलके हैं, जो उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं, ये उनका ख्याल है। आप इसको पूरी कौम की राय नहीं कह सकते, और ना ये पूरी कौम की राय है। देखिए उन्हें इस इमेज से भी निकलना होगा, और उसके लिए यही है कि वो इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, हुकूमत बनाएं, और फिर इंडिपेंडेंट फैसले करें, तभी साबित कर पाएंगे ना वो। तो इलेक्शन होने तक तो ये सारा मामला इसी तरह चलता रहेगा। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को अब चाहिए कि उनको, चूँकि अदालतों से उनकी जान तकरीबन छूट गई है या छूट रही है, उनको अब पार्टी के अमूर की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए इलेक्शन से पहले। दूसरी बात यह कि एक तासुर देने की कोशिश की गई थी, वो भी जो है ज़ायल हो गया है कि नून लीग शायद इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर से ये एक स्टांस रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन ये भी कहा जाता था कि नवाज शरीफ अगर वापस आ गए तो इसका मतलब इलेक्शंस जो है वो नज़दीक हो गए। ये एक आम राय ये भी कायम हुई थी, लेकिन अब जितने भी बयानात हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उनकी पार्टी के लोगों से सुन रहे हैं, उसमें यही है कि जी इलेक्शन तो अब जनवरी से जा सकते हैं और नहीं जाने चाहिए, मजीद डिले नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के अलावा इस मुल्क के मसाइल का कोई हल नहीं है। जो भी अब इसको मजीद ताखीर का बायस बनेगा, वो मेरे ख्याल से ना मुल्क की खिदमत कर रहा है, ना जमहूरियत की खिदमत कर रहा है। ठीक है, हर गुजरता दिन पीटीआई की फेट पर भारी पड़ता जा रहा है, और तहरीक इंसाफ की इस वक्त 3 खवातीन रहनुमा जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और तीसरी हैं सुमेरा बुखारी। बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद, जिसे मैं समझता हूँ कि अगर बगावत करार दिया जाए कि बगावत पर उकसाने की एक साजिश थी, और ख़ास तौर से आपकी अस्करी क़यादत में रखना डालने की या तकसीम डालने की कोशिश थी। अब कोई भी शख्स पीटीआई, उस पीटीआई में जो खान साहब की पीटीआई है, उसमें रह के सियासत नहीं कर सकता। अब आ जाइए जनाब फरार, जो 9 मई के बाद से और इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद से जो टूट फूट का शिकार हुई है पार्टी। एक तो ये कि उसमें 2 धड़े बन गए हैं। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जिसके जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब सरबराह हैं, दूसरी परवेज़ खटक साहब की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। तो 2 जगह तो लोग जिसके जहाँ जहाँ सींग समाए हैं वहाँ वहाँ भाग गए हैं। ख़ास तौर से मैं अगर ज़िम्मेदारी से कहूँ तो कि जितने भी इलेक्टेबल्स थे, जो जिस तरह से लाए गए थे उसी तरह से वापस चले गए हैं। और ख़ास तौर से जहांगीर तरीन के हवाले से जो कहा जा रहा है कि जिन जिन को वो हेलीकॉप्टर में लेके आए थे, उनको ही वो हेलीकॉप्टर में वापस ले जा रहे हैं। दिस इज़ ऑब्जेक्टिवली सेड बाय समबडी, हम सिर्फ इसको कोट कर रहे हैं। देखिए, जो अंदलीब अब्बास थी, और एक दूसरा नाम है फिरदौस आशिक अमान, ये, और तीसरा एक नाम है शीरी मज़ारी, चौथा एक नाम है बुखारी, क्या नाम था उनका? सुमेरा बुखारी, मलिका बुखारी। ये जो थे, दे वर विमेन फेस ऑफ द पीटीआई। इसमें से आशिक अवान साहिबा सबसे पहले गई, तो बड़े वक्त से पार्टी छोड़ गई थी। उसके बाद से हमने देखा कि वो शीरीन मज़ारी साहिबा जो है वो भी अमलन सियासत से भी रिटायर हो गई हैं और पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी है। और फिर अब ये अंदलीब अब्बास साहिबा पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जो है वो चली गई हैं। एक खातून रह गई हैं, मलिका बुखारी, उनका वैसे ही नहीं पता आजकल वो हैं कहाँ, तो वो यानी सरफेस पे नहीं है। यास्मीन राशिद भी रहती हैं उनकी फेट, यास्मीन राशिद साहब तो भुगत रही हैं। मैं इस एतबार से बहुत मजबूत समझ और ताकतवर पॉलिटिशियन समझता हूँ कि वो ये सब कुछ भुगत भी रही हैं और आज तक अपने कदमों पे खड़ी हैं। तो हमें रियलिटी से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उनको कॉम्प्लीमेंट करें तो कोई ख़राबी नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब देखिए, अंदलीब अब्बास साहिबा का ये है कि ये बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफेक्टिव स्पोक्स पर्सन थी, ख़ास तौर से इमरान खान की। पार्टी को छोड़ दें जी, उनका चला जाना, पार्टी छोड़ देना, इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ समथिंग
वेरी सीरियसली रॉन्ग इज हैपनिंग देयर। जो कमिटमेंट के लोग भागने लग जाते हैं ना जब, तो फिर आप तस्वर कर सकते हैं उसका। हम पहले भी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब वहाँ काबिल ज़िक्र लोग कितने रह गए हैं, 2 तो हमने गिने थे, तो जो बाकी चंद थे वो भी हल्का आहिस्ता आहिस्ता जो। तो बुखारी साहब ये माइनस खान क्यों नहीं किया गया और बाकी पार्टी जो है वो इंटैक्ट रहती, तो ये ज़्यादा बेहतर सूरत हाल नहीं थी पीटीआई ये के लिए? उन पार्टियों में होता है जिनकी तरबियत, जिनका मुनज़्ज़म होना जमहूरी तरीके से हो, जिनको ग्रास रूट लेवल से उठा के बाकायदा ट्रेन करके पार्टी के वो कारकुन बनाया जाए। पीटीआई में ऐसा कुछ नहीं था। ये पर्सनैलिटी कल्ट पे वजूद में आई थी और उसको सरपरस्ती हासिल हो गई थी, द पावर दैट बी। इस तरह की बनाई हुई पार्टियों की डेप्थ नहीं होती, सही। उनके पाँव ज़मीन पर नहीं होते, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। और जो ही देखते हैं कि जो वो पर्सनैलिटी है उसके साथ कुछ हो गया है, वो यूं गायब हो जाते हैं। हवा का रुख बदलने से, हवा का रुख बदलने से इतनी बरक रफ्तारी से गायब होते हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ठीक। देखिए जनाब, आशिक अवान साहबा ये फरमा रही हैं कि ये ख़वातीन IPP मंशूर पर अमल दरामद में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। यानी वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं उनको कि ये आ गई हैं। इट इज़ ए वेलकम इंक्लूजन इन IPP। दूसरी बात यह है कि तारड़ साहब जो कह रहे हैं वो वक्त जो है वो मुझे आपके जेस्चर से पता चल रहा है कि वक्त जो है बहुत मुख्तर है। अच्छी बात जो उन्होंने की है वो ये है कि जी इलेक्शन जनवरी से आगे नहीं जाने चाहिए, और हम भी कह चुके हैं कि इलेक्शन किसी सूरत भी मज़ीद ताख़ीर का बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।